राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। आजकल फेसबुक पे मेरे एक फेसबुक आभासी मित्र हैं। उनकी वॉल से मुझे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले जिसमें वो बहुत गरीब ठाकुर ब्राह्मण परिवारों की बड़ी इमोशनल सुबक स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। देखो ये बेचारे पंडित जी, इनका घर चू रहा है। ये देखो पंडित जी हैं, ये पंडिताइन है, पंडित जी को ये प्रॉब्लम है, इनका एक बेटा है, ये देखो इनकी एक बहू है, ये देखो इनके 4 बेटा बेटी पोता पोती हैं, ये देखो बेचारे इस घर में रहते हैं, ये देखो इनका घरवा चू रहा है। एक 12-14 साल की लड़की है, वो रो रही है। क्यों रो रही हो बेटा? घर चूता है हमारा। अच्छा जी। उसी तरह एक और ठाकुर साहब हैं, वो आगरा साइड के कहीं के रहने वाले हैं। वो और उनकी पत्नी, देखो हमारा घर कितना छोटा है, देखो हम कितने गरीब हैं। तो उन दोनों वीडियोस के नीचे मैंने अपने मुख्तलिफ अंदाज में कमेंट किया। तो जो पहले वाले थे, वो जो पंडित जी थे, जिनके परिवार में कुल पोता पोती बेटा पतोहू मिला के 8-9 मेंबर थे, जिसमें 2 बुजुर्ग थे, बाकी सब हट्टे कट्टे जवान थे। मैंने उसके नीचे कमेंट किया और एकदम शुद्ध भोजपुरिया कमेंट था वो, मेरी वाली एकदम सिग्नेचर स्टाइल में, कि इन डैश वालों से कहो। वैसे मैं आजकल बहुत सुधर गया हूं, सही है तो मानना पड़ेगा। और असल में फेसबुक ने और सोशल मीडिया ने बड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं। फिर आजकल जो है लोग स्क्रीनशॉट जो है खींच के वो पूरे इंडिया में वायरल कर, देखो बबुआ कितना गंदा आदमी है, कितना घटिया आदमी है, कितना बहन मतारी गरियाता है लोगों को, देखो ये इतना नीच आदमी है, देखो ये कैसे बोल रहा है। तो मैंने कहा यार, इसलिए मैं बहुत सुधर गया हूं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ही शिष्ट भाषा में कहा कि इन डैश वालों से कहो काम करें। और अगर घर चू रहा है तो 100 रुपए की प्लास्टिक की पन्नी ले आए, वो लगा दे, नहीं चूएगा। गांव में सरपत, जिसको पतलो बोलते हैं, मुफ्त में मिलती है। तो दुनिया भर की लगी होती है, चाहे जहां से काट लो। हंसुआ लेके जाओ, पूरा परिवार मिलके काटेंगे तो एक दिन में 20 बोझ पतलो काटेंगे। गांव में बांस और मड़ई बनाने का मटेरियल फ्री में मिल जाता है। किसी से भी, किसी की मसवार में से को, भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे जरा 2 ठो बांस काट लेने दीजिए, तो कोई मना नहीं करता गांव में। कहने का मतलब, मड़ई बनाने के लिए मटेरियल गांव में मुफ्त मिल जाता है। हेल्प करने वाले लोग मुफ्त मिल जाते हैं कि भैया हमारे तनी मड़ई छवा दा। 2 दिन आदमी मेहनत करे तो फर्स्ट क्लास बढ़िया मड़ई छवा जाती है, जो बिल्कुल नहीं चूती है। छप्पर। तो जो पुरुषार्थी आदमी होगा ना, वो अपने लिए छत का इंतजाम कर लेगा। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि भारत भूमि में भी अगर कोई व्यक्ति भूख से मर जाए तो वो भी ऐसे मेरी तरह भोजपुरी में ही बतियाते थे, और वो यही तरह भोजपुरी बहुत गाली दें वो, कि वो डैश वाले के तो मर ही जाए चाहिए। जो साला हिंदुस्तान में भी भूखा मर जाए उसको तो मर ही जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में देयर इज फूड एवरीवेयर। जहां देखो वहां भोजन ही भोजन है। पर अब अगर आपकी परिभाषा ही एक हो जाएगी, नहीं जब तक हमको शाही पनीर और नवरत्न कोरमा और लच्छा पराठा नहीं मिलेगा तब तक हम खाना नहीं खाऊंगा, या ये भी कोई खाना है?
मिली फिल्म का एक डायलॉग था, सेठ राम, अमिताभ बच्चन और जया भादुरी वाली जो थी, सेठ रामनाथ के इकलौते बेटे के लिए विस्की लाओ, ऐसा एक डायलॉग था। तो मेरे लिए लच्छा पराठा और नवरत्न कोरमा लाओ, तब मैं खाना खाऊंगा। तो मेरे पिताजी कहते थे कि जो साला हिंदुस्तान में भी जो भूख से मर जाए उसको तो मर ही जाना चाहिए, वो इतना साला निकम्मा है, अपना पेट नहीं भर सकता। और कहते हैं और जो हिंदुस्तान में भी ठंड से या गर्मी से मर जाए उसको मर ही जाना चाहिए। हिंदुस्तान जैसा मॉडरेट मौसम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। वो एक बात कहते थे कि साले को हिंदुस्तान में सर्दियों में खूब, हमारे यहां धान की पुआल होती है, पूरे इंडिया में धान की पुआल, और साले को बहुत सर्दी लगे ना तो पुआल में घुस के भी जो सो जाएगा वो भी मरेगा नहीं। और आधा हिंदुस्तान पुराने जमाने में सर्दियों में जिनके पास अच्छे खासे रजाई गद्दे तकिए भी होते थे ना, वो भी सर्दियों में, हम लोग बचपन में खूब सोए हैं, जमीन पे पुआल बिछा ली जाती थी खूब मोटी, उस पे सिर्फ एक सिंपल चद्दर ओढ़ के आप सो जाओ ना, कुछ नीचे से कुछ मत बिछाओ, तो पुआल की इतनी गर्मी होती है। तो मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि जो साला हिंदुस्तान में भी ठंड में मर जाए उसको मर जाना चाहिए, जो अपने लिए हिंदुस्तान में भी अगर सर्दी का इंतजाम न कर सके। जो एक बोझ पुआल, पराली जिसको बोलते हैं, जो पंजाब में जला देते हैं सब, वो भी अपना इंतजाम नहीं कर सकता, तो अच्छा ऐसा निकम्मा आदमी मर जाए तो वो धरती पे बोझ है। तो मैंने उस पे ये कमेंट लिख दिया, तो उस पे कुछ भाई लोग बहुत नाराज हो। आजकल आरक्षण हटाओ अभियान वाले जो हैं, उन सबकी बहुत ज्यादा छाती में दूध उतरा है। पता नहीं किसके लिए उतरा है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक गरीब आदमी है, मुदिया इसको कुछ नहीं दिया, सब कुछ तो आरक्षण वाले ले गए। तो मैंने कहा भैया ये कौन तुमको बता दिया? गांव में गरीब से गरीब आदमी का, चाहे वो जिस जाति का हो, उसको 1,35,000 से लेके 2-2.5 लाख रुपया तक मिल रहा है घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो ये साले निकम्मे जिनका तुम बता रहे हो कि इनका घर चूरा है या इनका घर नहीं है जिनके पास, उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर क्यों नहीं बनवाया? और न बने प्रधानमंत्री आवास, अपनी मड़ई तक नहीं डाल सकते साले, एक घर के 8 आदमी हो और दोष दे रहे हो मोदी ने हमको आरक्षण नहीं दिया, हमने ठाकुर और ब्राह्मण के घर में पैदा होकर कौन सा पाप कर दिया, सारा आरक्षण तो अंबेडकर के पुत्र ले गए, इसलिए मैं गरीब हूं। अरे साले तुम एक नंबर के निकम्मे कामचोर हो, इसलिए गरीब हो। अंबेडकर को आरक्षण मिल गया, अंबेडकर ने आरक्षण दे दिया, तो तुमको मड़ई बनाने से किसने रोक लिया बे? वो हम लोग भी यही तर्क देते हैं कि अबे साले तुम 5,000 साल से प्यासे थे, ठाकुर और बाभन का कुआं तुम खोद सकते थे, अपने लिए खोद लेते। एक तर्क है हम लोग देते हैं ना कि ठाकुर बाभन पानी नहीं पीने देता था अपने कुएं में, तो अरे साले ठाकुर बाभन का कुआं तुम खोदे, तुम यही बोलते हो ना हम लोग इनका कुआं खोदे, तो साले जब ठाकुर बाभन का खोद सकते हो तो अपने लिए खोद लो एक, मत पियो ठाकुर बाभन के कुएं पानी। तो यही तर्क तुम्हारे साथ भी तो चलता है ना कि अरे किसी को आरक्षण मिल गया तो तुम अपना, अपनी मड़ई डालने से तुमको कौन रोक रहा है? हम लोग, मैं तो डे वन से एक बात कहता हूं कि ये जो सुख दुख, अमीरी और गरीबी, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड, यह एक मानसिक अवस्था है, इसका आपकी जेब और बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा मैं ये क्यों कहता हूं? अच्छा मैंने उसके नीचे कमेंट किया कि ये निकम्मे साले कामचोर जिनकी तुम ये वीडियो दिखा रहे हो, एक ही परिवार के 8 लोग हैं, बूढ़ा बुढ़िया को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 6 अर्निंग मेंबर हैं इस घर में। अगर ये गांव में भी किसी के घर गोबर फेंकने का भी काम करेंगे, किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन भी करेंगी इनके घर की औरतें लड़कियां, तो भी हर सदस्य मिनिमम 5,000 रुपया और भोजन 3 टाइम का लेके आएगा। 1 साल में गरीबी दूर हो सकती है। तो कहता अच्छा
ठाकुर बाबा अब किसी का घर का किसी का गोबर फेंकेंगे, ठाकुर बाबा अब किसी के घर बर्तन मांजेंगे। तो मैंने कहा फिर एक काम करो, यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ महारानी एलिजाबेथ का वो मुकुट जो है जिसमें कौन सा था वो, कोहिनूर हीरा, मैंने कहा है मैं लंदन से यहाँ दिलवा देता हूँ। अगर गोबर नहीं फेंकेंगे ठाकुर बाभन के घर की औरतें और लड़के, तो फिर राज मुकुट भिजवा देते हैं, राज मुकुट लगा के वहां एक तो राजगद्दी बना लो। काम तो करना नहीं है, छोटा काम है गोबर फेंकना और झाड़ू पोछा बर्तन करना। तो फिर एक काम करो, राजगद्दी तख्ते ताउस पड़ा है, वो शाहजहां वाला जो था ये सिंहासन, वो तख्ते ताउस ईरान में पड़ा है, उसमें हीरे जवाहरात माणिक लगे हुए हैं। उधर से तख्ते ताउस मंगवा लो ईरान से, और राज मुकुट में भेज रहा हूं, और 4 ठो दासी रख लेना, वो चंवर डुलाएंगी। तुम राजगद्दी पे बैठना बेटा, गोबर तो तुम फेंकोगे नहीं। वैसे जहां तक गोबर फेंकने और झाड़ू पोछा बर्तन करने की बात है, साला पूरा हिंदुस्तान, पूरा नेपाल, बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, यहाँ इंग्लैंड में सब यही कर रहा है। पूरा जितना ये छोटा वाला काम है, छोटा वाला तो नहीं, बहुत बड़ा काम है भैया, छोटा सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। पर इस प्रकार का जितना मैनुअल लेबर का, झाड़ू पोछा बर्तन, लेटरिन साफ करना इत्यादि, इस प्रकार के जितने कार्य हैं, सब हमारे इलाके के 80 जाटो नया 80 वखरी कौम है, वो सारी यही कर रही है इंग्लैंड अमेरिका में। ठाकुर बाभन क्या किसी का गोबर फेंकेगा? ठीक है भैया, वहां गाजीपुर में नहीं फेंकेगा, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जिले में, इंग्लैंड अमेरिका में आके फेंकेगा, पंजाब में फेंक ही रहा है सब। बहुत बड़े बड़े ठाकुर साहब लोग को मैंने वहां गोबर फेंकते देखा। मेरी जो खुद मेरे घर की हाउस हेल्प है, उसके घर में 6 अर्निंग मेंबर थे वहां पे। मैंने ये किस्सा कई बार सुनाया है। और 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की आमदनी है उन 6 लोगों की, 6 के 6 काम करते हैं जालंधर में। और एक सरदार जी की बहुत बड़ी कोठी में, वो सरदार जी एनआरआई हैं, तो उनकी कोठी का सिर्फ रोज खोल के जो है झाड़ू पोछा करती हैं। उन्होंने रहने के लिए फर्स्ट क्लास 2 रूम का सेट दे रखा है, पूरा परिवार उसी में रहता है। उसका पति जो है दिन में एक जॉब करता है, रात में कहीं चौकीदारी करता है, तो सिर्फ सोने जाता है। एक फैक्ट्री में ऊपर गेट के पास खटिया लगा के सोने का 10,000 मिलता है, दिन में पता नहीं कहाँ काम करता है, वो उसका 15,000 मिलता है, तो 25,000 ये हो गया। वो महिला हमारे यहाँ काम करती है, साथ में 3 घर और करती है, 15 से 20,000 रुपये महीना वो कमाती है। उसकी 4 बेटियां हैं, नहीं 3 बेटियां हैं, 1 बेटा। उन सब की इकोनॉमी मिला के 1 लाख से ऊपर की है। अब जो परिवार 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो भैया कहाँ से गरीब है? और जो परिवार सभी मिल के कमाएंगे, वो कितने दिन गरीब रहेंगे? पर जिसने कसम खा रखी है कि हमको सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना है, काम नहीं करना है, उनको भगवान ऐसे दुनिया की कौन सी ताकत है जो उनकी गरीबी दूर कर देगी? मैं हमेशा एक बात और बोलता हूं कि भैया ये कुछ समय के लिए तो आदमी गरीब रह सकता है, पर लंबे समय तक गरीब बने रहना बहुत मेहनत, बहुत जीवट, बहुत पुरुषार्थ का काम होता है। लंबे समय तक गरीब रहना, इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना जीवट का काम है। नहीं तो आप अगर 2 साल भी मेहनत करें तो आप गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए अगर कोई परिवार अगर 20-30 साल लगातार गरीब बना हुआ है, इसका मतलब बहुत पुरुषार्थी लोग हैं भाई। उस गरीबी के दलदल में फंसे रहने के लिए कितनी मेहनत करते होंगे सब, कि आज तक गरीबी से बाहर नहीं निकले। घर के 4-6 सदस्य अगर हैं तो। और मैं तो एक ऐसे परिवार को भी जानता हूं जो रेहड़ी लगाते हैं, रेहड़ी सब सुल्तानपुर लोधी में, ठाकुर साहब लोग हैं, गाजीपुर जिले के रहने वाले। प्रतिदिन की आमदनी 15-20-25 हजार रुपया रोज की है एक परिवार की। 11 रेहड़ी लगती है, 11 ठेले लगते हैं, और 2 या 3 दुकानें हैं सब्जी और फ्रूट की।
उनमें से एक बार एक उनके जो सबसे बड़े वाले जो हैं वो 3-4 महीना मुझे नहीं दिखाई दिए, तो मैंने उनके लड़के से मेरे परिचय होते, वो मेरा फेसबुक और यूट्यूब का दर्शक था, तो उसने मुझे पहचान लिया कि अरे अरे आप तो फलाने हैं। मैं हाँ हाँ। बोले अरे सर मैं आपका वो सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, मैंने कहा वाह। तो मेरी उसकी दोस्ती हो गई, तो उससे हम सब्जी ले रहे थे, तो उसने सब्जी, मैंने वैसे पूछ लिया कहो कहाँ घर है, तो बोले भैया हम तोरे गांव का ही, हमारे महापुर गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर उनका घर है, भाऊ साहब है। तो सबने हमने पूछा कैसे है, तो बोले भैया अब इस पूरे सुल्तानपुर में मैं अकेला क्षत्रिय परिवार हूँ जो कि सब्जी फ्रूट का धंधा करते हैं, बाकी सब लोग अन्य लोग हैं। अच्छा, गाजीपुर जिले के कम से कम वहां 500 होंगे सुल्तानपुर लोधी में जो रेडी फ्रूट और फल का काम करते हैं। तो ऐसे ही उसने बताया कि हमारी 11 रेडी लगती हैं। कितने लोग हैं? पिताजी कुल 3 भाई हैं और उनके आगे बच्चे जो हैं, और उनके अच्छा वैसे भी लगवाते हैं, फड़ उनकी है, कोई और बेच रहा है, 50-50 वाला सिस्टम। उनका जो सबसे घर का जो सबसे सीनियर मेंबर है वो सुबह रोज 3 बजे एक ट्रक सब्जी लेने के लिए, एक ट्रक लेके वहां जालंधर की सब्जी मंडी में जाते हैं, और 11-12 बजे तक पूरा एक ट्रक सब्जी आती है। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ना लोग को थो बड़का वो, बोला अरे वो तो कभी कभी आते हैं। तो मैंने पूछा वो क्या करते हैं, तो बोला कि वो सिर्फ गाजीपुर जिला में सूटकेस में नोट लेके जमीन खोजते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यार जो परिवार रोज 15-20 हजार रुपया रोज कमा रहा है यहाँ सुल्तानपुर लोधी पंजाब में, तो गाजीपुर में क्यों नहीं खरीदेगा जमीन। और ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट क्लास कोठी बनाई है उन्होंने पंजाब में, बढ़िया वाली, 12-15 मरले में। और गाजीपुर में बताते हैं 20 बीघा जमीन खरीदे हैं सब। तो भैया जो मेहनत करे, पर बुढ़ऊ रोज सुबह 3 बजे उठ के जाते हैं जालंधर सब्जी लेने। सोच लीजिए कितनी मेहनत का काम है। जो मेहनत करेगा वो पैसा क्यों नहीं कमाएगा, और जो मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो कितने दिन गरीब रहेगा। और अगर सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना है, मोदी ने हमको आरक्षण नहीं दिया, सारा आरक्षण अंबेडकर के पुत्र ले गए, सवर्णों को कुछ नहीं दिया मोदी ने, इसलिए हम गरीब है, तो रोते रहो साले। सही बात है, गोबर तुम क्यों फेंकोगे, गोबर तो कोई आके दलित न फेंकेगा। तो ठीक है, घोड़ा हाथी पालो, हाथी की सवारी करो, रोज सुबह गांव में जो है चक्कर मार के आया करो। राजा महाराजा हो ना, तुम काय गोबर फेंकोगे। दिल्ली मुंबई में फेंकेंगे साले गोबर, और नारकीय जीवन जिएंगे, गांव में काम नहीं करेंगे। ठाकुर बाबा ने, अच्छा गांव में काम करेगा, हमारे घर की बहू काम करेगी, तब काहे रोते, उस साले की घर चू रहा है, हाय हम गरीब हैं, काम साले को करना नहीं है, हम गरीब हैं। इसलिए ये सब जितना भी है ये सब लफाजी है। मेहनत करो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये जातीय दंभ, हम पांडे जी हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, वो कल वाली बात फिर से याद दिलाता हूं। बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ शौचालय वाले, उन्होंने सुलभ शौचालय का मूवमेंट स्टार्ट किया, बहुत दिमाग वाले पंडित जी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में जितने सुलभ शौचालय हैं सब उनकी एनजीओ, उनकी संस्था चलाती है। करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग भी आती है बाहर से। इसके अलावा हर सुलभ शौचालय की लाखों रुपए की इकोनॉमी होती है। और जितने सुलभ शौचालय हैं उसमें सब पाठक जी लोग, बिहार के पाठक, और कोई पांडे और हरि उपाध्याय और चतुर्वेदी नहीं, एक को नहीं मिलेगा, सिर्फ पाठक जी लोग। उसमें मोतना फ्री, हगने का 5 रुपया, नहाने का 5 रुपया वसूलते हैं ना जितने, वो सब पाठक जी लोग होते हैं। सुबह उठ के संडास साफ करता है, तुम्हारा संडास फलनवा गंदा है, अरे सर अभी लीजिए पानी मार दिया। और लेटरिन साफ करने का काम कौन करते हैं? पाठक जी लोग करते हैं, बिहार के।
वही पाठक जी लोग जो कि कमेंट कर रहे थे, अच्छा ठाकुर बाभन का लड़का अब गोबर फेंकेगा, नहीं सुलभ शौचालय की लेटरिन चमकाएगा। क्यों? अब मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए कि हिंदुस्तान के जितने सुलभ शौचालय है सब में लेटरिन चमकाने का काम कौन कर रहा है? पाठक जी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये जातीय दंभ छोड़िए, मेहनत कीजिए। कोई गरीब जो मेहनत करेगा वो लंबे समय तक गरीब नहीं रहेगा। बाकी रोने को चाहे जितना रोते रहो। मेरे शब्दों का यदि आपको किसी को बुरा लगा है तो माफी चाहता हूं, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो भैया बिल्कुल कतई काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रोते रहिए, हाय मोदी ने हमको आरक्षण नहीं दिया इसलिए हम गरीब रह गए। अपनी गरीबी का रोना रो, गरियाते रहो अंबेडकर को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।